हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, जो आज की जो हमारी क्लास है, मैं कहूँ 11th क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। उसके पीछे रीज़न है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो आज हम चैप्टर समझने जा रहे हैं बच्चों, चैप्टर का नाम है जर्नल। ये चैप्टर का नाम है बच्चों। इस चैप्टर के अगर मैं एक सीधी भाषा में बात करूं तो यही एक ऐसा चैप्टर है जो नींव है, यानी कि ये बेस है पूरी क्लास 11th का। जो आगे जितने भी अब हम चैप्टर्स करेंगे, इस जर्नल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं कहूँ कि एक अकाउंटेंट की ज़िंदगी में ये जर्नल एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। अगर आपने आगे चलकर सीए बनना है या सीएस करना है या अकाउंट्स की लाइन में जाना है, तो ये जो जर्नल एंट्रीज़ हैं, मैं कहूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये जर्नल एंट्री नहीं आती है आपको या समझ नहीं आई, तो आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते। कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो ये चैप्टर समझना बहुत, मतलब ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो अहम या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए अकाउंट्स लाइन में। चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जर्नल होता क्या है। यानी कि मैं आपको इसके अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा जो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, निजी ज़िंदगी में रोल प्ले करने वाला है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में सांस लेते हैं, उसी तरीके से एक अकाउंटेंट की ज़िंदगी में ये सांस की तरह रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन की तरह रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जर्नल की परिभाषा या फिर मीनिंग को समझेंगे। बच्चों, जर्नल एक बुक होती है, ठीक है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसको आपने जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करना होता है। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या मैं इसको कहूं आ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। यानी कि जहाँ पर सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है या रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। अब रिकॉर्ड करा किस फॉर्म में? इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि इन द ऑर्डर या फिर इन द सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बहुत आसान सी परिभाषा। जर्नल का जो मतलब हुआ कि जो सबसे पहली बार जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शंस को, वो बुक में किया जाता है और उस बुक का नाम होता है जर्नल। ठीक है बच्चों। अब किस किस तरीके की जर्नल्स एंट्रीज आएंगी मैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि कैश मेमोस, इनवॉइसेस, परचेज बिल, सेल बिल, एक्सपेंसेस,
इनकम्स, यानी कि वो सारी एंट्रीज हमारी इस जर्नल में होंगी, जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। अब मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले लिखो, फिर मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। एन एंटरप्राइजेस may decide to maintain separate journals to record particular type of transactions. Example: credit purchases may be recorded in the purchase book. Credit sale may be recorded in the sale book. Purchase returns may be recorded in the purchase return book. उसी तरीके से सेल रिटर्न में भी रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की बुक्स को हम क्या कहते हैं? दीज सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स या स्पेशल पर्पस बुक्स। ठीक है बच्चों, इंटरप्राइजेस डिसाइड करती है, मैं समझा रहा हूं जो मैंने आपको लिखवाया है, इंटरप्राइजेस डिसाइड करती है मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके की जर्नल्स को। अब वो अलग अलग तरीके की जर्नल्स कैसी होती हैं? जैसे कि हमने उधार पर माल खरीदा तो उसके लिए हम अलग से जर्नल बनाएंगे, उधार पर माल बेचा उसके लिए हम अलग बनाएंगे, जो हमने माल खरीदा उसको हम वापस कर रहे हैं, पसंद नहीं आया या किसी भी रीज़न की वजह से वो खराब निकला या मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई है, कोई भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम माल वापस कर रहे हैं, यानी कि हमने खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट जर्नल बनेगी या बुक बनेगी, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न बुक। उसी तरीके से जब हम माल खरीद कर वापस करते हैं पसंद ना आने की वजह से या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, उसी की तरीके से हम जब सेल करते हैं तो सामने वाला भी हमें माल वापस कर सकता है, उसके भी कोई रीज़न भी हो सकता है। हमने माल बेचा और हमारे पास माल वापस आ गया तो उसकी भी हमने एक सेपरेट बुक बनाई जिसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। तो बच्चों ये स्पेशल पर्पस की बुक्स होती हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, यानी कि जो मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं उस पर बहुत गौर करना। क्रेडिट तरीके की सेल, कैश की बात नहीं है, सिर्फ उधार पर खरीदे हुए माल या उधार पर बेचे हुए माल की एंट्रियां हमारी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में जाएंगी, कैश से रिलेटेड कोई नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें सेपरेट भी बनानी पड़ती है और हमें एक जर्नल्स भी बनानी पड़ती है। तो ये मैंने अभी आपको थ्योरी लिखवाई है, लेकिन जो हम आज समझेंगे, मैं बीच में 2 हिस्से डाल देता हूं। आज हम ये वाला टॉपिक समझेंगे, सेपरेट या स्पेशल बुक्स हम
बाद में समझेंगे, ठीक है। थ्योरी लिखवानी थी, बताना था, क्योंकि ये भी एक जर्नल का पार्ट है, बट जो हम आज प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो हमने कैश पर परचेज करी हुई हो। यानी कि इस जर्नल के अंदर, ये स्पेशल टाइप के जर्नल नहीं है। स्पेशल टाइप के जर्नल जो मैंने नीचे थ्योरी लिखवाई है वो है, ऊपर जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर वो हर टाइप की चीज़ें आएंगी, चाहे वो कैश पर खरीदी हुई हो, चाहे वो उधार पर खरीदी हुई हो, ठीक है बच्चों। अब हम ये समझेंगे कि जर्नल्स एंट्री को करते कैसे हैं। जर्नल एंट्री होती क्या है ये तो समझ में आ गई है। अब जर्नल एंट्री को करते कैसे हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चों कुछ थ्योरी के भी पार्ट्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल्स के क्या एडवांटेजेस हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहले लिखो, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो हम पहले इसकी डिफाइन में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डाटा हमें मिल जाता है। दूसरा, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स रिड्यूसेस, चांसेस होते हैं जितने भी हमारे एरर्स हो उसको खत्म करने की या कम करने की, जर्नल एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हुई होती हैं वो एक एक्सप्लेन्ड फॉर्म में होती हैं। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो बच्चों, इसका क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जर्नल एंट्री करी, उस जर्नल एंट्री से आपको लेजर के अंदर पोस्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, इसके ऊपर, इस लेजर के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको एक दो लाइनों में तो समझ में आएगा नहीं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम समझेंगे। लेकिन इस जर्नल के एडवांटेजेस का जो ये चौथा पॉइंट है, इसको माइंड में रखना, क्योंकि अभी 2-3 चैप्टरों के बाद लेजर शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, जो हमने जर्नल के एडवांटेजेस की बात करी है, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो लेजर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वो किस तरीके से पोस्टिंग होती है ट्रांजैक्शंस की लेजर के अंदर, वो हम बाद में समझेंगे, बस ये ध्यान में रखना। फिफ्थ, लोकेशंस ऑफ एरर्स। लोकेशन ऑफ एरर्स यानी कि जितने भी एरर्स होते हैं उन सब की लोकेशंस, यानी कि चीज़ों के बारे में पता चल जाता है आसानी से। तो ये थे बच्चों एडवांटेजेस, ठीक है। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से जर्नल्स के भी 2 पहलू हैं, लाभ और हानि। एडवांटेज तो पता लग गए, मगर कुछ लिमिटेशंस भी, यानी कि खामियां भी होती हैं। चलो लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। पहली लिमिटेशन, अनसुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको समझना, अनसुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने ट्रांजैक्शन जो है वो 1000, 1500, 2000, 3000 कर ली, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ना, तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में
अनसूटेबिलिटी होने लग जाती है। अब अनसूटेबिलिटी किस तरीके से होगी? क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत तो होगी ना। तो इसीलिए हमें उस अनसूटेबल को सूटेबल करने के लिए ज़्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं करनी चाहिए, यानी कि फिर उसकी लेज़र में पोस्टिंग कर देनी चाहिए या फिर स्पेशल बुक्स बना लेनी चाहिए। समझ लो बात को? तो ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाने की वजह से हमको इनकन्वीनियंटली या इनकन्वीनियंस होने लग जाती है या अनसूटेबिलिटी होने लग जाती है। तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं करनी चाहिए जर्नल एंट्री। दूसरा, नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो बच्चों, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना भी एक सिंपल सिस्टम से नहीं होता। मतलब इसके लिए पूरी स्टडी करनी पड़ती है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि कहूँ आपको पूरी 11th क्लास यानी कि पूरा एक साल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस पूरे एक साल को पढ़ने के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं होगी कि मेरे को क्या जर्नल एंट्री आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। जब आप किसी सीए फर्म के साथ अटैच होगे फ्यूचर में, तो भी जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये एक सिंपल सिस्टम नहीं है रिकॉर्डिंग का, इसके लिए पूरा ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट चाहिए। थर्ड लिमिटेशन, कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल्स मींस कैश बैलेंस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन कैश अकाउंटिंग। यानी कि आपने सारी की सारी एंट्रियां कर ली, आपको कैश बैलेंस जानने के लिए आपको कैश के अलग से लेजर के अंदर जाना पड़ेगा। इस जर्नल्स को करते करते आपको कैश बैलेंस कितना बच गया ये नहीं पता लगेगा। आपको कैश बैलेंस के अंदर अलग से या कैश लेजर के अंदर अलग से जाकर पता लगाना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा बचा है कैश की फॉर्म में। ठीक है बच्चों। चौथा, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। अब देखो, अब ये लेजर भी अपने आप में एक चैप्टर है ना, मैंने आपको बताया था ऊपर चौथा, जो ये भी चौथा पॉइंट है, वो भी चौथा पॉइंट है। तो लेजर तो अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये तो बाद में समझेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास जर्नल के अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मतलब जर्नल नहीं है तो हम लेजर नहीं बना सकते, और कोई इसका अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, यानी कि हमें जर्नल को समझना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हमको जर्नल्स को समझना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल्स एंट्री से रिलेटेड कुछ थ्योरीज। अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, जर्नल एंट्री को करते कैसे हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन जर्नल एंट्री को करना कैसे है, यानी कि किस फॉर्मेट में करना है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो पहले फॉर्मेट्स को समझ लो, फिर मैं आपको ये मैं अभी छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं, जबकि इतना छोटा बनता नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा बनता है। लेकिन अभी जब हम फॉर्मेट समझ रहे हैं तो उसको इस तरीके से ही समझेंगे। बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 बनेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके पे ध्यान रखिए। सबसे पहले यहां आती है डेट, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1। यहां आता है पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2। यहां आता है LF, जिसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं।
यहाँ आता है डेबिट अमाउंट, दिस वन इज द फोर्थ कॉलम। यहाँ आता है क्रेडिट अमाउंट, दिस वन इज द फिफ्थ कॉलम। और ऊपर सबसे बड़ी बात जर्नल्स, ये तो लिखना भूल ही गए जो हम बना रहे हैं। जर्नल्स मत, जर्नल ही डालना और इसको बड़ा ही लिखना कैपिटल में, JOURNAL। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया जर्नल। चलो, कुल मिला के ये हमारा फॉर्मेट है जो हमने समझ लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे, पहला क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब मैं आपको बच्चों वो 3 गोल्डन रूल समझाने जा रहा हूं। यानी कि अब मैं आपको कहूं कि हमारी सीढ़ियां अब शुरू हो रही हैं जर्नल को लेकर, तो मैं जो अब आपको 3 गोल्डन रूल समझाने जा रहा हूं, तो आप इस बात को समझो कि ये 3 गोल्डन रूल जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पर आपको आगे ध्यान में रखना है या बढ़ना है। तो पहला गोल्डन रूल जिसको हम पर्सनल अकाउंट से समझते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसकी भी एक अलग से क्लास ली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अभी इस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अभी मत करना, इसको भी बाद में समझाया जाएगा। लेकिन 3 गोल्डन रूल हैं जिसमें पहले पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, लेने वाला होता है डेबिट, कोमा क्रेडिट द गिवर, और देने वाला होता है क्रेडिट। बात समझ में आ गई। रिसीव जिसने किया वो डेबिट, यानी कि अगर सिंपल परिभाषा में बात करी जाए, जिसके पास पैसा बढ़ रहा है वो इंक्रीज यानी कि डेबिट, जिसके पास पैसा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट। गिवर, गिवर मतलब देना, देने का मतलब डिक्रीज, पैसा डिक्रीज हो रहा है, या कोई भी गुड्स भी दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो, इसको भी इसी से ही समझो, ऊपर वाले से। बस रियल अकाउंट के अंदर बोलने का वे अलग है कि डेबिट जो होता है वो व्हाट कम्स इन, यानी कि क्या आ रहा है। अब आने का मतलब इंक्रीज से हुआ ना, और जाने का मतलब डिक्रीज से हुआ। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हो आप ऊपर वाले से, लेकिन लिखने का तरीका अलग है और 3 गोल्डन रूल अलग अलग तरीके से याद करना है। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरीके से रियल अकाउंट के अंदर व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरा नॉमिनल, ऑल expenses and losses डेबिट। ठीक है, ऊपर स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखवा दिया। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। जितने भी खर्चे हुए या जितने भी लॉसेस हुए सारे डेबिट, जितनी भी इनकम्स हुई, जितने भी प्रॉफिट्स हुए सारे क्रेडिट। अब ये जो 3 गोल्डन रूल है, अगर ये आपको याद नहीं होते तो समझो जर्नल एंट्री आपके लिए मुश्किल हो सकती है या मुश्किल साबित हो सकती है। तो पहले आपको फोकस करना है इन 3 गोल्डन रूल के ऊपर।
ठीक है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 3 गोल्डन रूल जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में थे। ये ट्रेडिशनल, पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं। अगर मैं नए युग की बात करूं, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो उसके अंदर भी वे है समझने का। तो समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ इन गोल्डन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू को देखो बच्चों। इसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट को, कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। यहां पर मैंने लिखा डेबिट और यहां लिखा मैंने क्रेडिट। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पहला अगर मैं किसी टाइप की बात करूं तो एसेट्स अकाउंट होते हैं, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। चलो, अब वो 3 गोल्डन रूल थे, उसके अंदर जो अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो जब एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, अब वो एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, आया। ठीक है, एसेट्स आए, तो डेबिट अगर इंक्रीज हो रहा होगा, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट साइड, और डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट साइड। एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेबिट साइड। ये मॉडर्न टाइम की है तो इसलिए इसको ध्यान रखना। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा। और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड। ठीक है, और कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह एक्ट करती है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। ठीक है बच्चों, ये मैंने लाइन डाल दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो टेबल के अंदर। रेवेन्यू भी एक्ट करता है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो भी कैपिटल या लायबिलिटी की तरह एक्ट करती है। जब हम सेल करते हैं तो इनकम होती है या प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो वो भी एक्ट करेगी एज इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल की तरह। तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर बच्चों डेबिट। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, ये एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये वही 3 गोल्डन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न क्लासिफिकेशन बनाया गया है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, all expenses and losses are debit, all incomes and profit are credit। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 गोल्डन रूल को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो आपको ध्यान में रखने के लिए इन तीनों को एक जैसा रखना है और इन दोनों को, इसको और इसको एक जैसा रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपने माइंड के अंदर सेट रखना पड़ेगा। सेट रखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हम आगे क्या करें। तो ये सब आपको समझ में आ गया। मैं आपको आज कुछ 5-6
एग्जाम्पल्स दूंगा या एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। शुरू के बस 5 है, आज ज़्यादा इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है। मैं भी समझता हूँ कि नया टॉपिक है, और नया टॉपिक के साथ साथ इसके ऊपर ही अकाउंटेंटों की लाइफ बनी हुई रहती है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज को। चलो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला, दत्त स्टार्टेड a business and introduced capital of rupees 1 lakh। चलो, पहला ये हमारा पॉइंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने समझ ही ली है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैश को बढ़ा देते हैं और कैपिटल को बढ़ा देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने कैपिटल को बढ़ाया और कैश को बढ़ाया, है ना? याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि अभी हमारे लास्ट क्लास के अंदर ही चल रहा था। तो देखो बच्चों, जर्नल एंट्री के समय भी हमें उन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पैसा तो लेकर आएगा। अब पैसा किस फॉर्म में आ सकता है? 2 फॉर्म में, या तो कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में, या तो बैंक से ट्रांसफर किए होंगे बिजनेस के अंदर, या फिर कैश लेकर आया हुआ होगा। बात समझ रही है? तो ये बात तो हमें समझ में आ गई है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझ चुके थे कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे या तो कैश बढ़ाएंगे या बैंक बढ़ाएंगे, दोनों में से एक कोई बढ़ा देंगे। वैसे तो कैश बढ़ाते थे। और क्रेडिट साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड पे, हम कैपिटल का एक और ऑप्शन होता था, उसके अंदर हम 1 लाख रुपीज लिख दिया करते थे, क्योंकि इक्वल रखना होता था। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एक्सेप्ट होते हैं, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में समझ चुके हैं। तो जर्नल एंट्री में भी 2 एक्सेप्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो समझ में आ गई है, कैश और कैपिटल। ठीक है, अब बिजनेस की बात कर रहे हैं ना हम, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? हम कभी भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी हम एंट्रियां करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो कभी भी पर्सनल को देखकर नहीं करते, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी एंट्रीज करना, कोई भी ट्रांजैक्शंस करना, अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी करना, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता। जो होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होगा बच्चों, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, इंसान की नहीं कर रहे। आर्टिफिशियल पर्सन की करते हैं, नेचुरल पर्सन की नहीं करते अकाउंटिंग। बात समझ लो, ठीक है? और बिजनेस या कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये हम थ्योरी में भी और बिजनेस स्टडी में भी समझ चुके हैं। चलो, यहां तक तो ओके है। अब मैंने 2 एक्सेप्ट ले लिए, कैश या फिर बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और एक कैपिटल। ये 2 एक ही चीज है बेटा, मैंने आपको समझा दिया, ये दोनों एक ही चीज है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है? कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है? बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो बढ़ ही रहा होगा ना, इंक्रीज हो रहा है ना। तो मैं ऐसा साइन डाल देता हूं, इंक्रीज। चलो, अब कैपिटल भी बिजनेस की बढ़ रही है, घट रही है? भाई पैसा डाला है तो बढ़ रही होगी ना, ऑब्वियसली बात है। घट थोड़ा रही होगी, पैसा निकाल थोड़ा रहे बिजनेस से। अगर पैसा निकालेंगे बिजनेस में तो ही तो घटेगा। लेकिन पैसा तो डाल रहे हैं का क्या मतलब हुआ कि कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है बच्चों। गॉट इट? अब कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। चलो जी, एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? एसेट्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन गलत पूछ दिया। कैश क्या होती है?
कैश या बैंक क्या होते हैं? एसेट्स। एसेट्स ही होते हैं ना, क्योंकि हमने थ्योरी में समझा हुआ है कि एसेट्स कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा था। सारे के सारे राइट जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स आते थे सब एसेट्स के आते थे, और राइट हैंड साइड में जितनी भी आती थी लायबिलिटीज और कैपिटल सब आती थी। तो कैश और बैंक एसेट्स का पॉइंट है या उसी का पार्ट है। अब एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। तो अब लिखने का तरीका देखना बच्चों, लिखने का तरीका मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था कि यहाँ पर डेट आएगी। अब डेट तो इसमें कोई दे नहीं रखी। सपोज इन केस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी क्योंकि पर्टिकुलर्स डालने होते हैं। तो पर्टिकुलर्स का मतलब होता है जर्नल एंट्री से। अब जर्नल एंट्रीज में डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, यानी कि यहां पर मैं डालूंगा कैश या बैंक अकाउंट। देखो लिखने का तरीका, डेबिट, यहां पे डॉट आ जाएगा क्योंकि डेबिट को पूरा नहीं लिखते, डीआर लिखते हैं, टू कैपिटल। अब कैपिटल है, ये रहा कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का कहां है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट लिखते हैं तो टू के साथ, यानी कि टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से यहां पर डेबिट अमाउंट आता है बच्चों, और यहां क्रेडिट अमाउंट आता है बच्चों। अमाउंट से क्या मतलब है? 1-1 लाख, यानी कि 1 लाख। 1 लाख डेबिट अमाउंट इधर, और 1 लाख इसी के सामने क्रेडिट अमाउंट इधर। 2 एक्सेप्ट हो गए, और ये हो गई जर्नल एंट्री। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली जर्नल एंट्री। चलो जी, एक और जर्नल एंट्रीज को समझते हैं एग्जांपल नंबर 2 के साथ। ये सारी मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज, क्योंकि जब तक आप रिलेट करना नहीं सीखेंगे ना, या रिलेट करना सीख गए, ठीक है, रिलेट करना सीख गए तो आसान हो जाता है। चलो, परचेज्ड, दूसरा एग्जांपल है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर for ₹10,000 and paid in cash। देखो ये कितने मजे वाली बात है। इसके अंदर 2 चीजें आ गई हैं, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर समझा था कि जब हम माल को नहीं, सॉरी, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को, क्योंकि ये माल नहीं है, गुड्स नहीं है, ये फर्नीचर है। फर्नीचर का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स का ही पार्ट है, बट फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो एसेट फर्नीचर का जो पार्ट है, अगर हम वो कैश पर खरीदते हैं तो नाम कभी नहीं आता। तो हम क्या करते थे? कैश में से अमाउंट को माइनस कर दिया करते थे, और एक और अलग से कॉलम खोलते थे एसेट साइड ही फर्नीचर का। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में? अगर ये पेड इन कैश नहीं लिखा हुआ आता वर्ड, यानी कि हमने उधार पर खरीदा है, तो हम क्या करते थे? याद करो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को। अगर हम उधार पर कोई चीज खरीदते थे तो कैश में से तो माइनस नहीं होता था, क्योंकि कैश तो अभी तक हमने दिया ही नहीं है। तो कैश में से कैसे माइनस हो सकता है? जब तक कैश नहीं देंगे तब तक कैश में से कैसे माइनस हो सकता है? हाँ, लेकिन फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर का अलग से कॉलम तो हम क्रिएट कर दिया करते थे। फर्नीचर बढ़ने से फर्नीचर का एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लिया करते थे, और लायबिलिटी में जाते थे और लिखते थे क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी में जाकर राइट हैंड साइड जाकर एक क्रेडिटर्स का ऑप्शन खोलते थे और वहां पर अमाउंट डाल दिया करते थे। याद है ना? हाँ, तो इसमें देखो, अगर ये चीज यहां तक होती, पेड इन कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं होता, तो हम क्या करते? फर्नीचर लिखते। फर्नीचर तो लिखना ही लिखना है, चाहे कैश पे हो चाहे उधार पर हो। दूसरा, हम राज फर्नीचर लिख देते। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमने राज फर्नीचर को पैसा नहीं दिया, लेकिन हमने कैश में ही पेमेंट कर दी। नाम भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभार नाम भी लिखा हुआ आ जाता है और कैश भी लिखा हुआ आ जाता है। जब कैश लिखा हुआ आ गया तो
आपको नाम पर ध्यान नहीं देना, फिर सीधा कैश क्रिएट कर देंगे, यानी कि कैश लिख देंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब इसमें फर्नीचर बढ़ रहा है घट रहा है, परचेज किया है बढ़ ही रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, चलो जी अच्छी बात है। एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स होते हैं, तो इसको मैं एसेट्स भी लिख देता हूं नीचे ब्रैकेट में। चलो जी फर्नीचर एसेट्स हो गए। दूसरा कैश, कैश हम दे रहे हैं ले रहे हैं, कैश हम ले रहे हैं दे रहे हैं, दे रहे हैं तो कम हो रहा होगा तो डिक्रीज। अच्छा कैश क्या है, एसेट्स है लायबिलिटी है? ये भी एसेट्स है। चलो जी, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम करते थे तो कैश में से माइनस कर दिया करते थे और एक और अलग से कॉलम क्रिएट करते थे फर्नीचर का और उसके अंदर बढ़ा दिया करते थे, यानी कि प्लस माइनस एक ही जगह हो जाया करते थे और एसेट्स ही होते थे। याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन? देखो रिलेट करके करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, अभी स्टार्टिंग लेवल है तो रिलेट करके करो तो आसान लगेगा। चलो जी ये भी एसेट्स हो गए, ये भी एसेट्स हो गए, तो अभी हमको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे आते हैं, सिर्फ यही देखना है हमें। इंक्रीज हो रहे हैं फर्नीचर तो डेबिट साइड, तो यहाँ पर मैं डेट तो इधर भी नहीं है लेकिन अब इसको कॉलम बना के ही छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे बच्चों, डेबिट अमाउंट छोड़ दो लिखना, क्रेडिट अमाउंट लिखना छोड़ दो। चलो तो ये था हमारा फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट dr. टू डालते हैं, क्रेडिट के साथ टू डालते हैं, ध्यान रखना, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। अब बच्चों मैंने आपको फर्स्ट एंट्री जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको एक और बटन नहीं डाला, क्योंकि आप कहोगे कि बटन पे बटन डाले जा रहे हो। ठीक है बच्चों, बटन क्या है मतलब इसका एक और स्टेप है जो मैंने फर्स्ट एंट्री में नहीं समझाया, अब सेकेंड एंट्री में समझा रहा हूं। नरेशन, इधर मैं नरेशन वर्ड लिख रहा हूं, आपको ऐसा लिखना नहीं है। नरेशन डालना जर्नल एंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर एक जर्नल एंट्री 1 मार्क्स की है और अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो आपके 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे बच्चों। और अगर टीचर खतरनाक रहा तो आपके 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जर्नल एंट्री करते समय। और बच्चे लोग एंट्रियां तो कर लेते हैं, नरेशन नहीं करते, तो जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते। फिर कहते हैं करके तो हम सब कुछ आए थे और आता भी था, एक मार्क्स नहीं आए। फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मेटिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब नरेशन को स्टार्ट करने से पहले बीइंग, और एक बात और, आदत डाल लेना कोई भी जर्नल एंट्री करते समय नरेशन को लिखने की आदत डाल लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपरों में डाल देंगे ना सर, ये बोलते हैं, और जब आदत ही नहीं रहती तो डालोगे क्या? जो आदत आप शुरू से ही बना लोगे तो पेपरों में भी उसी को तो फॉलो करोगे, क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना। तो इसीलिए मैंडेटरी है किसी भी जर्नल एंट्री को करते समय साथ साथ नरेशन डालना बच्चों। ठीक है, तो लिखना क्या है, सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा कोई खास नहीं होता। जो आपका क्वेश्चन होता है उसी को ही जर्नल एंट्री में लिखना होता है, बस थोड़ा सा वे अलग हो जाता है। अब लिखना क्या है, लिखो बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश, बस हो गई नरेशन एंट्री, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। कैश के अगेंस्ट हमने फर्नीचर खरीदा, वही लिखा हुआ था, बस थोड़ा सा पॉइंट या वे बदल दिया। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन की तरह मत उतार देना, थोड़ा सा चेंज करना है लिखने का वे, बस। तो ये थी हमारी नरेशन भी। एग्जाम्पल नंबर 3, पेड रेंट। चलो जी इसको भी रिलेट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। जाओ जी अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिलेट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम करते क्या थे, कैश में से माइनस करते थे और कैपिटल में से माइनस करते थे। ठीक है ना, लेकिन ना यहाँ पर कैपिटल का यूज नहीं करना,
ठीक है, क्योंकि हमारे लिए रेंट जो है वो क्या है बच्चों, एक्सपेंस। अब हालांकि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तो उसके अंदर हम एक्सपेंस को अलग से नहीं खोलते थे बच्चों, एक्सपेंस को अलग से नहीं खोलते थे। एक्सपेंस को अलग से खोल देंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री करते समय आपको रेंट जो दे रखा होगा वो कैपिटल में से माइनस नहीं करना, मतलब कि अलग से कैपिटल नहीं खोलना है। जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे कि कैपिटल में से माइनस कर दिया करते थे और कैश में से माइनस कर दिया करते थे, कैश में से माइनस कर दिया करते थे या बैंक में से माइनस कर दिया करते थे, वैसे तो कैश में से करते थे, कैश में से माइनस करते थे और हम कैपिटल में से माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग से आपको कैपिटल का नहीं करना, यानी कि अब इसको करना क्या है वो ध्यान में देने वाली बात है। रेंट जो कि एक्सपेंस है तो रेंट का एक अलग से लिखेंगे, यानी कि रेंट अकाउंट एक अलग से बनाएंगे, ठीक है। रेंट अकाउंट एक अलग से बनाएंगे और साथ साथ कैश में ही पे करेंगे तो कैश तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट यानी कि दो चीजें तो होगी, क्योंकि दो एक्सेप्ट होते हैं, दो तो करने ही है, एक रेंट खोल दिया और एक कैश खोल दिया। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंस तो हमेशा बढ़ता ही है, एक्सपेंस घटता थोड़ी ना है। तो एक्सपेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कैश की फॉर्म में पैसा दे दिया तो कैश डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया, कैश की फॉर्म में पैसा दिया तो कैश घट गया, ठीक है। कैश क्या होता है बच्चों, एसेट्स, जो कि रेंट मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया वो क्या होता है, एक्सपेंस। चलो जी आओ मॉडर्न देखो जी, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, यानी कि कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट पांचवा देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जी तो डेबिट साइड, चलो जी ये डेबिट साइड आ जाएगा। अब लिखना कैसे है, फॉर्मेटिंग वही सब कुछ, वैसे ही सब कुछ बनाना है आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, देखो बच्चों मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। डेट जो दे रखी होगी वही डालना, अभी कोई डेट नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं। अच्छा, पर्टिकुलर्स में आएगा रेंट अकाउंट डेबिट डॉट टू कैश की फॉर्म में पैसा दिए तो कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट में कितना जाएगा वही 3000 और क्रेडिट में भी वही जाएगा 3000। अब मैंने आपको बोला था नरेशन बीइंग, कुछ नहीं करना, रेंट पेड इन कैश, बस चलो खत्म, ठीक है। हमने रेंट पे कर दिया कैश में, दैट्स इट, ये थी हमारी नरेशन। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। चलो जी, अब बच्चों ध्यान में रखना, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जाते थे तो हम उस गुड्स को क्या मानते थे, स्टॉक, ठीक है। यहां पर स्टॉक नहीं मानना, यानी कि स्टॉक लिखना नहीं है तो स्टॉक ही, लेकिन स्टॉक लिखना नहीं है। अब क्या लिखना है वो भी बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम स्टॉक को क्रिएट करते थे जब गुड्स खरीदते थे, तो हमको स्टॉक वर्ड यूज नहीं करना जर्नल एंट्री करते समय, स्टॉक वर्ड को यूज नहीं करना जर्नल एंट्री करते समय, यानी कि स्टॉक की रिप्लेसमेंट में हमें परचेज वर्ड यूज करना है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक के रिप्लेस में हमें परचेज वर्ड यूज करना है। चलो जी ये भी समझ में आ गया। चेक से पेमेंट करी है तो बैंक, कैश में करी होती तो कैश, उधार पे करी होती तो फर्म का नाम आ जाता। उधार पे करेंगे तो आगे जब आएगा वो भी समझेंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक, चेक की जगह आ जाएगा बैंक, और गुड्स की जगह जो हम स्टॉक लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में तो स्टॉक के रिप्लेस में आ जाएगा परचेज। चलो जी, अब परचेज क्या, परचेज और बैंक। चलो जी आओ फिर मॉडर्न में।
बच्चों परचेज को हम समझना, परचेज को हम एक तरीके से एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना। परचेज को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि कुछ खरीदा, उसकी जगह पैसे दे रहे हैं, तो एक्सपेंस तो हो ही रही है ना जब बेचेंगे, जब की बात है। तो परचेज को ट्रीट करते हैं या एक्ट करते हैं एज लाइक एक्सपेंस। गॉट इट? चलो जी, ये एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? जी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि खरीद रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो हमने परचेज को एक्सपेंस की तरह किया। या फिर स्टॉक होता है ना, तो स्टॉक क्या होता, स्टॉक को ट्रीट करते तो एसेट्स की तरह ट्रीट करते, तो एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब कुछ भी कर सकते हो, परचेज को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और स्टॉक की जगह रिप्लेस किया परचेज। अगर स्टॉक होता तो एसेट्स ही होता ना, बात तो एक ही हुई ना, ठीक है। स्टॉक की जगह लिखना परचेज है लेकिन है तो एक स्टॉक ही ना, तो स्टॉक एसेट्स हो गया, या एक्सपेंस मान लो या एसेट्स मान लो, और दोनों की कंडीशन सेम ही रहती है। इंक्रीज हो गया। चलो जी, बैंक, बैंक में से पैसा जा रहा है आ रहा है? जी जा रहा है, पैसा जा रहा है तो डिक्रीज। चलो जी, अब बैंक क्या होते हैं, एसेट्स या लायबिलिटी? जी एसेट्स होते हैं। चलो जी, ये एसेट्स हो गए। चलो अब आ जाओ, दोनों को ही एसेट्स मान लो या एक को एक्सपेंस एक को एसेट्स मान लो, बोथ आर सेम थिंग क्योंकि करने का वे एक ही जैसा होगा। चलो जी, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड। ठीक है, चलो जी, क्योंकि एक्सपेंस को हम ट्रीट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एज इक्वल टू एसेट्स। चलो जी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको फॉर्मेट नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट में आपको समझा चुका हूँ, आपको फॉर्मेट से ये बनाना है, ध्यान रखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पैसा दिया ना। डेबिट साइड कितना अमाउंट आ जाएगा, 50,000। क्रेडिट साइड 50,000। इस तरीके से फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। अरे एक लाइन नीचे डाल दी, चलो कोई नहीं, नरेशन डालो। बीइंग परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक। चलो जी, ये भी हो गया। इससे पहले डेट डाल दो। अब सब कुछ ही लिख ही लो, पर्टिकुलर्स, या डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 था बच्चों। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? एक सेल का एग्जाम्पल और है, वो और बता देता हूँ। 5वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। सोल्ड गुड्स for ₹25,000 अगेंस्ट चेक। चलो जी, अब वो बात आ गई। देखो, गुड्स को हम स्टॉक लिखते थे, गुड्स को हम क्या लिखते थे, स्टॉक। स्टॉक के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा यहां पर, वर्ड सेल। ठीक है, स्टॉक की रिप्लेस में आ जाएगा सेल, और सेल को एज ट्रीट करते हैं रिवेन्यू की तरह। बच्चों ध्यान रखना, सेल को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि कोई भी माल हम बेचते हैं तो पैसा आता है, यानी कि इनकम जनरेट होती है, तो सेल को हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी। और अगर आप स्टॉक की तरह भी ट्रीट करोगे तो उसको एसेट्स मानोगे। दोनों तरीकों से मैं समझा रहा हूं। सेल ट्रीट करते हैं रेवेन्यू की तरह, और स्टॉक तो होता ही एसेट्स है हमारा, क्योंकि स्टॉक के रिप्लेस में हमने सेल कर दिया ना। आगे चेक से पेमेंट करी, वही बैंक। बैंक क्या होता है हमारा, एसेट्स। चलो जी, अब इंक्रीज डिक्रीज का गेम करते हैं। सेल करते समय स्टॉक कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, जी कम हो रहा है, तो एसेट्स डिक्रीज हो रहे होंगे। बात समझ रहे हो, एसेट्स डिक्रीज हो रहे होंगे। चलो जी, ये भी बात समझ लेते हैं। अब सेल बढ़ रही है घट रही है, सेल तो बढ़ रही है जी। यहां पर समझने वाली बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, वो समझना। सेल तो बढ़ रही है जी, सेल बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है जी। एसेट्स अगर स्टॉक के तरीके से देखोगे तो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू के रूप में देखोगे तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, और बैंक तो डिक्रीज ही हो रहा है जी। इसको समझना, ये समझने वाली बात है। जो अब तक आपने समझा वो सब कुछ सेम चल रहा था, लेकिन यहां पर समझने वाली बात है। अब मॉडर्न उसमें आ जाओ। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक को अगर रूप में देखते हैं तो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। यहां पर ये इंटर रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से इनवर्स के रूप में। चलो जी, दोनों को समझ लेते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड
तो रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, एसेट्स डिक्रीज होती है तो वो भी क्रेडिट साइड। देखो ये दोनों सेम हो गए ना, ये समझने वाली बात थी बच्चों, ये दोनों सेम हो गए ना। क्रेडिट तो होना ही है, क्रेडिट तो होना ही है, मगर जो सेल को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं, इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड जाता है। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है यानी कि एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड जाता है। यानी कि बात वही है, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, क्रेडिट तो होना ही होना है, मगर ये चीज़ समझने की जरूरत थी कि सेल को रेवेन्यू कहते हैं और स्टॉक को अगर हमने रिप्लेस किया सेल की जगह तो स्टॉक को भी अगर हम लेते हैं तो वो एसेट्स ही होते हैं ना, वो डिक्रीज हो रहे हैं। चलो जी, बैंक भी तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहे हैं, बैंक डिक्रीज नहीं हो रही जी, बैंक तो इंक्रीज हो रहे हैं। सॉरी, क्यों इंक्रीज हो रहा है? सेल कर रहे, पैसा आएगा जाएगा थोड़ी ना। देखो यहाँ पर हो गई ना दिक्कत, फ्लो में बोल गए। चलो जी कोई बात नहीं, ध्यान रखना, हम भी फ्लो कर देते कभी कभार हम भी बच्चे बन जाते हैं, ऐसी क्या बात है, लेकिन हम अपने को करेक्शन कर लेते हैं बच्चों। आप लोग ध्यान नहीं दे पाते तो ध्यान देना। चलो एनीवे, बैंक बढ़ रहा है यानी कि डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल नॉट स्टॉक। ध्यान रखना, रुपीज कितना, 25,000 और 25,000। यहां पर लिखो नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी 5वीं जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल। आज इतना ही समझ लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पॉइंट्स को, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, घर पर रहो और सेफ रहो। ठीक है बच्चों।